हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीपीसी अफेयर चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में फिर से पुनः बता रहे हैं। क्लास 6 to 12 का हम लोग कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू। तो आज का जो पार्ट है वो पार्ट 9 है। जो लोग भी नहीं देखे हैं प्रीवियस पार्ट, आप लोग जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में सभी पार्ट दिया हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है वो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार है, उसका हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं। इसमें 300 to 400 क्वेश्चन है बनेगा एमसीक्यू फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 300 अप्रॉक्स। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर कल 50 क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक वाइज हम लोग कवर किए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो पहला है प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, तीसरा कह रहा है बंगाल का युद्ध 1770। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ने पढ़ा भी होगा, प्लासी का युद्ध 1757 किसके समय हुआ था? कौन था गवर्नर जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था उस समय? प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव हुआ करते थे। तो क्लाइव कहाँ है? रॉबर्ट क्लाइव 1 में है। बक्सर का युद्ध 1764। देखिए फ्रेंड्स, बक्सर में अगर पूछे इसको लीड किसने किया था, किसके नेतृत्व में, तो वो थे हेक्टर मुनरो। और शासनकाल पूछे कौन थे इस समय जिसको ये कर रहे थे, तो वो थे वेंसीटाट। तो रॉबर्ट ये थे वेंसीटाट। तो वेंसीटाट 2 हो गया, तो 1 3 बचा, तो 1 2 3 ए में है। चलिए, होप आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो जस्ट वही क्वेश्चन आ गया फ्रेंड फिर से। तो किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वेरन हेस्टिंग ने, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे वो? रॉबर्ट क्लाइव। हेक्टर मुनरो ने कब किया था? 1764 का बक्सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो अभी जस्ट मैंने बताया आप लोग को, कौन था वो? रॉबर्ट क्लाइव, वेरन हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो या चार्ल्स आयरकुट। कौन थे वो? हेक्टर मुनरो थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? वैध मीन्स डुअल गवर्नमेंट कब से कब तक चला था, ये आप लोग को बताना है। तो क्या वो 1757 से 1767, 1764 से 1793 तक, 1765 से 1772 तक, या 1760 से 1793 तक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1765 से 72 तक डुअल गवर्नमेंट चला था। और इसको समाप्त किसने किया था, ये डुअल गवर्नमेंट की पद्धति को? वेरन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है फ्रेंड्स वर्ष 1798 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि मतलब सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो पूछ रहा है वर्ष 1798 ईस्वी में जो वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित किया गया था सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस को, तो स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निज़ाम, कर्नाटक का नवाब या मैसूर का राजा? तो ये कौन थे? हैदराबाद का निज़ाम। अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि सभी पे क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसरॉय था। तो क्या पूछ रहा है? प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। तो वाइसरॉय हम लोग जानते हैं, वाइसरॉय कौन सा एक्ट से बना था? 1850 एक्ट
के तहत। और गवर्नर जनरल का समाप्ति किस एक्ट से हुआ था? इसी एक्ट से। इससे इसको समाप्त किया गवर्नर जनरल को और वाइसरो को लाया गया। तो कौन थे वो जो दोनों को किए थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन? तो कौन थे वो? आप लोग को बताना है। लॉर्ड कैनिंग थे वो। ठीक है, चलिए। इनके शासनकाल कब से कब था फ्रेंड्स? 1856 से लेके 1861 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो किसका पूछ रहा है? अंग्रेजों के साथ कौन सा संधि की थी? किसने? टीपू सुल्तान ने। तो कौन सा एंग्लो मैसूर वार? तीसरा। तो क्या वो मैंगलोर की संधि थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, या फिर मैसूर की संधि, या फिर बिंदुनगर संधि? तो वो कौन सा संधि था? श्रीरंगपट्टनम का संधि था। और तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? कब से कब तक चला था? 1790 से 92 तक। ठीक है, चलिए। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे इसमें? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करते थे इस समय गवर्नर जनरल। चलिए, आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से देख लेना, एंग्लो मैसूर वार तीनों याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यक्ष यानी हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत जिसको बोलते थे, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा लागू की गई थी? ये पूछ रहा है। यानी हड़प नीति पूछ रहा है किसके द्वारा लागू की गई थी? हेस्टिंग थे, कैनिंग थे, विलियम बेंटिक या डलहौजी? तो कौन थे? आप लोग को मैंने ट्रिक बताया था याद रखने के लिए। डी फॉर डलहौजी और डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो कौन थे वो? डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस में पूछ रहा है? फारसी में। कौन सा बुक? जफरनामा लिखा था। गुरु हरि राय थे, गुरु हरकिशन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, या गुरु तेग बहादुर थे? तो वो कौन सा गुरु थे? आप लोग को बताना है फ्रेंड्स कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो कौन सा व्यवस्था करा? डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। वो कौन था? डलहौजी, वेलेस्ली, ऑकलैंड या बेंटिक? तो वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो आप लोग को याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के समय बहुत सारा काम हुआ था, जैसे रेलवे, टेलीग्राफ, डाक। तो आप लोग को बहुत सारा चीज़ याद रखना है जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय ये सब काम हुआ था। चलिए नेक्स्ट की ओर, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, फिर से आप लोग को बताना है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। क्या वो गुरु अंगद देव थे? क्या वो गुरु अमरदास थे? या गुरु रामदास थे? या गुरु अर्जन देव थे? तो पूछ रहा है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो किस गुरु ने लिखी थी? गुरु अर्जन देव ने लिखी थी गुरु नानक की जीवनी पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ, ये सभी को पता होगा। खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया था?
पूछ रहा है सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया था? हर राम, हर किशन, गोविंद सिंह या टेक बहादुर? तो किसने किए थे वो? गोविंद सिंह ने किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1757 में सिराज उद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो पूछ रहा है 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, तो इसमें सिराज उद्दौला को जो है वो किसने हराया था? कैनिंग ने, हेस्टिंग ने, क्लाइव ने या कॉर्नवालिस ने? तो किसने हराया था? अभी हम लोग पढ़े हैं क्लाइव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस ने लाई वेलेस्ले के साथ सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस पर हस्ताक्षर किए? तो सब पूछ रहा है कि सब्सिडरी अलायंस जो वेलेस्ले ने लाया था उस पर किस ने उस संधि पे किस ने हस्ताक्षर किए थे? क्या वो हैदराबाद के निज़ाम थे, अवध के नवाब, मैसूर के राजा या बंगाल के नवाब? तो वो कौन थे? हम लोग जानते हैं कि हैदराबाद के निज़ाम जो थे वो सबसे पहले इन्होंने साइन किया था फर्स्ट। ठीक है, अवध के नवाब को क्या किया था? इसको तो ज़बरदस्ती मिलाया गया था कि बुरा शासन करने के वजह से। ठीक है, मैसूर का राजा नहीं था, बंगाल का। तो पूछ रहा निम्नलिखित में किस ने लाई वेलेस्ले के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो हैदराबाद तो था ही फ्रेंड्स, तो आपका ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। अवध के नवाब, मैसूर के राजा और बंगाल के नवाब, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये 3 हो जाएगा। 1 2 3 बंगाल के जो राजा थे उन्होंने नहीं किया था साइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो किसका पूछ रहा है? सिख गुरुओं का। ठीक है, तो हम लोग को बताना है नामदेव, रामदास, अमरदास या अंगदेव? टेक बहादुर, रामदास, अर्जुन देव या गोविंद सिंह? सी करा है गुरु नानक, अंगदेव, अर्जुन देव, अमरदास। डी करा है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव या टेक बहादुर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और टेक बहादुर। टेक बहादुर को हम लोग जानते हैं 5th सिख गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? तो सुगौली की संधि बहुत फेमस है, पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो सुगौली की संधि पहले हमें देखना है कि ये हुई थी कब? तो 1816 ईस्वी में हुई थी। अब पूछ रहा है किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल? तो किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। कौन सा संधि? सुगौली की संधि 1816 में। आप लोग को ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? किसका पूछ रहा है? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में, और ये 4th एंग्लो मैसूर वार था। 4th एंग्लो मैसूर वार था जिसमें टीपू सुल्तान मर जाता है। तो आप लोग को बताना है मैसूर में हुआ था, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में या वंडीवास में? तो कहाँ हुआ था ये? श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? तो पूछ रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? झांसी, नागपुर व ट्रेवनकोर, झांसी, नागपुर व सतारा, झांसी, सतारा व मैसूर, या आपको बताना है मैसूर, सतारा व भावनगर। तो आप लोग को बताना है कौन सा था ये। तो हम लोग जानते हैं कि झांसी को तो कब्जाया गया था, नागपुर को भी और सतारा को भी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये
देखिए इसमें ट्रेवनकोर नहीं था, ये यहाँ से हम डिलीट मार सकते हैं इसको। झांसी, सतारा व मैसूर, मैसूर नहीं था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, ये ख़त्म हो गया। और इसमें देखिए मैसूर भी नहीं है और भावनगर भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे। तो ठगी प्रथा का पूछ रहा है, उनका उन्मूलन किस गवर्नर जनरल से संबंध था, ये पूछ रहा है। कॉर्नवालिस थे, बेंटिक, डलहौजी या रिपन। तो ठगी प्रथा से कौन थे? बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वोडियार डैश के शासक थे। आपको बताना है वोडियार कहाँ के शासक थे, ये बताना है आपको। मैसूर रियासत, ट्रेवनकोर, विजयनगर या इसमें कोई नहीं। तो वोडियार कहाँ के शासक थे आप लोग को ये बताना है। तो वो मैसूर रियासत के वो शासक थे। कौन? वोडियार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर या भावनगर। तो ये तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोग को बता देना टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो श्रीरंगपट्टनम में। अगर कंफ्यूज हो तो इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे, इनकी जहाँ डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, वही उनका वो कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, तो दोनों एक ही था, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो क्लाइव को यानी लॉर्ड क्लाइव को पूछ रहा है, लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था, ये पूछ रहा है। 1756 ईस्वी में, 1757 में, 1758 में या 1759 में। तो क्लाइव को कब बनाया गया था फ्रेंड्स? 1758 में। तो आप लोग को कैसे याद रखना, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, उसके एक साल बाद लॉर्ड क्लाइव को गवर्नर जनरल नियुक्त कर देता है। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का पूछ रहा है, कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है। देखिए एक होता था पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर इसको हटा के बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर इसको हटा के बना गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो पूछना चाह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये पूछ रहा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था फर्स्ट? वेरन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग। तो वो कौन था? वेरन हेस्टिंग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा द्वैत शासन यानी डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो पूछ रहा है डुअल गवर्नमेंट को किसने समाप्त किया था। अभी हम लोगों ने कुछ पहले क्वेश्चन पढ़ा है फ्रेंड्स, रिपीट हुआ है। लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वेरन हेस्टिंग या रिपन। तो कौन थे वो? वेरन हेस्टिंग। और यही क्या थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोड़िए। हाँ चलिए, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? किसका पूछ रहा है? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या मराठाओं ने। तो किसने किया था? मराठाओं ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि ये 1757
का जो युद्ध था प्लासी का, इसका इम्पोर्टेंस पूछ रहा है, महत्व क्या था, क्योंकि इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया? नहीं। 57 में फ्रेंच से क्या मतलब था? कोई नहीं। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ये हो सकता है। तीसरा देखते हैं हम लोग। एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया? नहीं, ये भी नहीं है इम्पोर्टेंस। सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए? ये नहीं, ये भी नहीं। इम्पोर्टेंस पूछ रहा है, तो क्या हो गया इम्पोर्टेंस? ये हो गया इम्पोर्टेंस कि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, ठीक है। इनमें उनका उद्देश्य क्या था? ये पूछा गया है क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। ये सही बात है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? उसके पीछे का उद्देश्य पूछ रहा है ब्रिटिश का। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, या भारत में जन साक्षरता का विकास करना, या निरक्षर भारतीयों के अंदर व्यापक अराजकता को दूर करना। तो देखिए, भारत में शिक्षा के स्तर के ऊपर उठाना, ये तो ब्रिटिशर को इससे क्या मतलब था? ब्रिटिशर तो इसका कभी नहीं चाहता। भारत में जन साक्षरता का विकास करना, ये भी नहीं होगा। निरक्षर भारतीयों के अंदर व्यापक अराजकता को दूर करना, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा? वो अपनी राजनीतिक शक्ति का नींव दृढ़ करना था उसको, ब्रिटिश को, इसलिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा देना चाहता था भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, प्रशासनिक अव्यवस्था, यानी अव्यवस्था का क्या मतलब है? कुशासन। तो प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो कौन मिलाया था पूछ रहा, यहाँ से देखते हैं। डलहौजी ने मिलाया था ब्रिटिश साम्राज्य में। तो कुशासन के नाम पे किसको मिलाया था? अवध को, उड़ीसा, वर्मा या संयुक्त प्रांत? तो किसको मिलाया था? वो अवध को मिलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? अब पूछ रहा है आदि ग्रंथ। आपको आदि ग्रंथ के बारे में बताना है फ्रेंड्स कि आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था, ठीक है। गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, या गुरु अर्जन ने, या फिर गुरु गोविंद सिंह ने? तो आदि ग्रंथ किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने जी किए थे आदि ग्रंथ का संकलित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो कौन सा शिक्षा? आधुनिक शिक्षा की प्रणाली पूछ रहा है, नींव किससे पड़ी? 1813 के चार्टर अधिनियम से, 1835 के मैकले के मिनट से, 1882 के हंटर आयोग से, या 1854 के वुड के डिस्पैच से? तो आपको बताना इसमें कौन सा था जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव रखा गया था। तो वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? 1835 के मैकुले के मिनट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित का सही कालानुन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में सही का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है आप लोग को। रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटाट, या वेरन हेस्टिंग, या फिर कार्टियर? तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। फिर कौन आया था? वेंसीटाट बक्सर में, ठीक है। तब आया था वेरन हेस्टिंग, ये भी ठीक है। उसके बाद कार्टियर, ये ठीक है। तो 1 2 3 4 ये सही मिला हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है,
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के पीछे का राज पूछ रहा है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी परीक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव या उपयुक्त तीनों। तो देखिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया फ्रेंड्स आप लोग के बीच में, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है पहले। कह रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो देखिए, कोई भी सफलता या असफलता किसी एक वजह से नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर सफलता भी होगा तो कोई 2-3 वजह होगा, असफलता भी हुआ तो उसके पीछे भी 2-3 वजह होगा। तो ऐसे ऑप्शन में, ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा ऑप्शन उपयुक्त तीनों में जाएंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा। चलिए, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तीनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में निम्न वायसरों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गया था? तो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा वायसरोय थे जिनके काल में इंडियन पिनल कोड, जो आईपीसी की धारा चलती है आज भी, ये कब आया था? 1861 में, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था। तो आपको मैंने डेट बता दिया, इंडियन पेनल कोड 1861। तो अब 1861 के समय का देखना है कि वाइसरो कौन थे, लॉर्ड मायो, डलहौजी, कैनिंग या डफरिन। तो कौन थे वो? लॉर्ड डफरिन हुआ करते, सॉरी लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? अब लीजिए फिर से वही क्वेश्चन फ्रेंड्स है, तो आपको बताना है कि डाक टिकट किसने शुरू किया था, ठीक है। तो आप लोग को बताना है इसमें डाक टिकट किसने शुरू किया था। तो ये आंसर एक बार हो चुका है फ्रेंड्स। तो डलहौजी थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, कैनिंग या ऑकलैंड। तो आप लोग को जल्दी से बताना है, लॉर्ड डलहौजी थे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले तो हम डेट देखेंगे, उसके हिसाब से मारेंगे। तो सती प्रथा कब अंत हुआ था? तो 1829 में। किसके मदद से हुआ था फ्रेंड्स? राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन राय की मदद से। तो ठीक है, तो 1829 में कौन था गवर्नर जनरल हुआ करता था उसमें। तो 1829 में कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी थे, विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड कैनिंग। तो कौन था वो? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अवध पूछ रहा है, अवध के स्वतंत्रता राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध का पूछ रहा है, ठीक है। शुजा-उद-दौला या सादत खान, बुरहान उल मुल्क, सदरगन या शेर खान। तो कौन थे वो? निम्नलिखित में से अवध के स्वतंत्रता राज्य का संस्थापक पूछ रहा है, कौन था वो? तो कौन था वो? सादत खान, बुरहान उल मुल्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो बक्सर के युद्ध में पूछ रहा है, तो आपको देखना है कि बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो इंग्लिश के खिलाफ बक्सर में कौन कौन था, किसके क्या बोलते हैं, किसके नेतृत्व में मुगल ने लड़ा था, ये आप लोग को देखना है। तो किसके विरुद्ध कौन था उस समय, आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में मुगलों ने लड़ा था। इसके साथ में मीर कासिम था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? क्या पूछ रहा है? जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी के समय यानी 1757 के समय पूछ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब पूछ रहा है कि बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? शाह अहमद शाह, दूसरा पूछ रहा है आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या शाह आलम द्वितीय। तो कौन था फ्रेंड्स वो? आलमगीर द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो किसका पूछा है? रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका पूछने का क्या मतलब है? रॉबर्ट क्लाइव के बाद जस्ट कौन बना गवर्नर जनरल? बेंटिक, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग या वेलेस्ले? तो कौन बना था वो? वेरन हेस्टिंग बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ से आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। किसके किसके बीच पूछ रहा है? नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, और एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण पूछ रहा है, ठीक है। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के राज्य हरण का विरोध किया, अंग्रेज़ों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया, अंग्रेज़ों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, या काला कारावास जिसको ब्लैक होल की घटना का होने का कारण हुआ। तो इसमें कौन सा कारण माना जाता है? इसमें माना जाता है कि अंग्रेज़ों को जो छूट दिया गया था सिराजुद्दौला के समय ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए, तो उसमें क्या क्या अंग्रेज़ों ने अपनी काल कोठरी पर चार दीवारी घेरना चालू कर दिया था, यानी फोर्ट बनवाना चालू कर दिया था, जिसके वजह से कहा जाता है कि ये घटना घटी थी, ठीक है। चलिए, संघर्ष हुआ था। आगे चलते हैं। आगे का रहा, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, ठीक है। वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो निम्न में से बताना है वो सरदार कौन थे जिन्होंने प्लासी के समय सिराजुद्दौला का साथ दिया था। मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजवल्लभ या मीर मदन या फिर खादिम खां। तो कौन थे वो? एक तो मोहनलाल थे, ठीक है, तो एक होगा, दुर्लभ राय नहीं थे, राजवल्लभ भी नहीं थे, मीर मदन थे। तो क्या हो जाएगा? एक और चार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी यह घटना पूछ रहा है। कौन सा? आप लोग जानते होंगे ब्लैक होल की घटना, जिसमें कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने एक काल कोठरी में 146 लोग को बंद कर दिया था 10 बाय 10 के कोठरी में। ये जो कि संभव नहीं है, फिर भी हिस्ट्री में लिखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। कहता है कि 10 बाय 10 का रूम है, कोई रूम, उसमें 146 लोगों को ठूस दिया था, जिसमें कि 123 लोग मर गया था। तो पूछ रहा है ये घटना कहाँ घटी थी? मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर या कलकत्ता? तो आपको बताना कहाँ घटी थी ये? कोलकाता में घटी थी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया सिराजुद्दौला थे, तो ये कहाँ के नवाब हुआ करते थे? बंगाल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए स्वतः दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाली कवि का कथन था?
कौन सा कथन पूछ रहा है? प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। करा ये स्टेटमेंट किसने बोला था? ठीक है, तो नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या काजी नजरुल इस्लाम। तो किसने ये स्टेटमेंट दिया था? किस हिस्ट्रियन ने ये लिखा है? कवि ने नवीन चंद्र सेन ने, ये कवि थे, इन्होंने लिखा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी में से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को, द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? पूछ रहा है किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772, यानी इसमें क्या था, डुअल गवर्नेंस हुआ करता था, ठीक है, ईस्वी तक कंपनी के राज्य को, यानी द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है। यानी डुअल गवर्नेंस को क्या बोला है? डाकुओं का राज था वो। तो ऐसा किस हिस्ट्रियन ने लिखा है? जादूनाथ सरकार, के.एम. पानीकर, ताराचंद या इनमें से कोई नहीं? ये किसने बोला है? के.एम. पानीकर जी ने लिखा है, ठीक है, हिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। तो रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? वेरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी होना चाहिए, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो आपको पूछ रहा है सुरक्षा की नीति यानी रिंग ऑफ फेंस किससे आप लोग को ये है, ठीक है, तो किससे? ये वेरेन हेस्टिंग्स से है, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि यानी 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो किसका दीवान पूछ रहा है? 1765 के बाद मुर्शिदाबाद का पूछ रहा है, उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का कौन बना था? मोहम्मद राजा खान, राजा सितवरा, राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन। तो वो कौन बने थे? वो मोहम्मद राजा खान। और ये कहाँ का बने थे? आप लोग को याद रखना, मुर्शिदाबाद के बने हैं, ठीक है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है सितव राय और दुर्लभ राय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसलिए मैंने वहाँ डिटेल नहीं बताया, उसका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो किसने पूछ रहा है? रॉबर्ट क्लाइव ने पूछ रहा है किसे बनाया है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है आमिर चंद थे, मानक चंद, राय दुर्लभ या राजा सितव राय। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो वो राजा सितव राय थे, ठीक है। और मुर्शिदाबाद का हम लोग क्या पढ़े अभी जस्ट? मोहम्मद राजा खान बने थे, ठीक है, मोहम्मद राजा खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो पूछ रहा है रंजीत सिंह ने जो है वो कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जामा शाह से, दोस्त मोहम्मद शाह से या शेर अली से। तो किससे प्राप्त किया था कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह ने? शाह शुजा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवो के युद्ध में हराया था, करा वो कौन सा ब्रिटिश जनरल है जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवो के युद्ध में हराया था? कैप्टन पॉपहम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो या जनरल गगोइड। कौन थे वो? सर आयरकूट थे, ठीक है। चलिए तो क्या आंसर होगा इसका? ब्रिटिश जनरल कौन थे वो जो हैदर अली को पोर्ट नोवो के युद्ध में हराए थे? वो सर आयरकूट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी के बारे में पूछ रहा है। हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह या ननिहाल सिंह। तो वो कौन थे? खड़क सिंह थे। ठीक है, चलिए आज का सीरीज कंप्लीट होता है फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू। आप लोग चैप्टर रिवाइज करें और एमसीक्यू यहाँ से सॉल्व करें। ठीक है, आप लोग को एमसीक्यू पूरा प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। इसको आप लोग चैप्टर पढ़ के बार बार रिवाइज करें। ठीक है, चलिए होप आप लोग को लग रहा होगा अच्छा। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज है फ्रेंड्स। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, थैंक यू।